मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। इन इंतखाबात के पाकिस्तान की सियासत पर कोई असरात मुरतब होंगे? मतलब एक ज़ाहिर है कि एक इंतखाबी अमल हुआ और मजमूई सियासत पे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो तलखियाँ हैं, जो दोस्तियाँ हैं, जो इत्तेहाद हैं, जो तहरीकें चल रही हैं, जो इत्तेजाज है, वो अपनी जगह पे मौजूद है और जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये है कि आज एक तो रुईदाद खान साहब इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनसे बड़ा एक ताल्लुक़ रहा। उनकी आरा से इख्तलाफात हों या इत्तेफाक हों, पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा नाम। और वो मर्दान से उनका ताल्लुक़ 28 सितंबर 1923 को वो पैदा हुए थे और सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। 5 सदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम किया और 1971 में वो जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे और कई दफ़ा वो इस प्रोग्राम में भी आए, तशरीफ़ लाए और पीराना साली में भी वो इंतहाई फ़ाल थे। यानी मेरे ख्याल से 3 साल पहले तक वो 97-96 साल की उम्र में भी सुबह इस्लामाबाद की सड़कों पे उनकी जो वॉक करते हुए वो नज़र आते थे बग़ैर सहारे के। तो अपने आप को उन्होंने बहुत फ़ाल रखा, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। और ये कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरी बात जो है वो ये कि कल ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इंतहाई अहम दौरा और रवायती दौरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुख्तलिफ रवायती दौरों से, क्योंकि इस दौरे के दौरान वो कराची जा रहे हैं और वहाँ पे मज़ार कायद पे वो हाज़िरी देंगे। इस दौरे बड़े तवील अरसे के बाद कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही है, कोई ऐसे हुक्मरान। अमूमन ये होता है कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी और बाकी इश्यूज़ होते हैं, वक्त की किल्लत होती है, तो इस्लामाबाद आते हैं, हुक्मरान चले जाते हैं। ये मज़ार कायद पे, फिर ये लाहौर भी जा रहे हैं सदर इब्राहिम रईसी, और लाहौर जा रहे हैं तो अभी मुझे इल्म नहीं है उनकी लाहौर की मसरूफियात का। शायद वो अल्लामा इकबाल का एक ताल्लुक़ तो बहुत रहा है ईरान के साथ और तमाम आलम इस्लाम के, वहाँ पर शायद वो हाजिरी दें और फिर वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पे सियासी और जो अस्करी शख्सियात हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसी दौरान कहीं हो सकता है हमारा भी उनसे कोई अलग सलग हो जाए इन मसरूफियात के दौरान। तो ये उनका दौरा। और अभी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा वक्त यहाँ से होके गया है और सऊदी अरेबिया के भी हमें वली अहद और वज़ीर आज़म के हम मुंतज़िर हैं। तो ये ख़ारजा महाज पे तो मामला जा रहे हैं ठीक। वो बाकी छोटी छोटी हरकतें जो हैं, छोटी छोटी चालाकियाँ, उस पर पाबंदी, इधर ये वो होते हैं। आज आपको पता है इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं बहुत सारी। अमेरिका ने उनके बहुत सारे फौजियों पे, नामों पे, इस पे वो चलता रहता है सारा। लेकिन असल बात यह है कि जो लार्जर पिक्चर है उसमें हमारी खारजा पॉलिसी, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ और ये हमें वक्त हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी और माशी मसाइल उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं बनेगा और जब तक कुएं से निकाले नहीं जाएंगे बहुत सारे लोग जो कि मौजूद हैं, जो कि मुसलसल मौजूद हैं, बल्कि मज़ीद कुछ ताकत पकड़ते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। कुआं उस वक्त तक जो है वो ख़राब ही रहेगा, चाहे वो FBR के मामलात हों, चाहे वो अदालती में, हर जगह घुसे हुए हैं, हर जगह घुसे हुए हैं। तो बस ये है कि अभी ये मईशत और उसके साथ सिक्योरिटी के इश्यूज़ और साथ खारजा पॉलिसी, ये हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं। खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त जो इतने गंभीर हालात में भी बिल्कुल उसके जो खदो खाल हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, अब ये है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 96 अरब, 96 से ज़्यादा, ये कोई 97 के करीब है, कोई इसको मिला जुला के ये कोई $100 बिलियन तक बनता है। उसका जो एड पैकेज है वो मंजूर हो गया ईवान नुमाइंदगान से अमेरिका में।
और ये जो है ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी रिलीफ, ठीक है, जहां तकरीबन 61 अरब डॉलर जाएंगे, 61। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी एक रिलीफ इस वक्त कि वहां पर भी कोई 17 के करीब, 17 अरब से ज़्यादा वहां जाएंगे। फिर इंडो पैसिफिक, तो वो उसमें फिर ताइवान, अच्छा फिर कुछ इमदाद रखी गई है जिसमें गजा के लिए और बाकी जो हेटी और सूडान के लिए, लेकिन बड़ी जो फौजी इमदाद है वो उधर जाएगी। और इसमें एक सी खूबसूरती है, इस फौजी इमदाद की एक खूबसूरती है, और खूबसूरती ये है कि जो जंगें हैं, जो खूरेजी है, जो दुनिया में कत्लो गारत है, वो शायद इस दुनिया के एक तबके का सबसे बड़ा कारोबार भी है। और ये वो कारोबार है जिसको आइजनहावर, अमेरिका के जो 34वें सदर थे और जो पहली जंग अजीम में भी थे, दूसरी जंग अजीम में तो बहुत सीनियर ओहदे पे वो एज अ कमांडर, 5 स्टार जनरल अलाइड फोर्सेस के, और वो 53 में अमेरिका के सदर बने थे और 61 तक रहे थे। तो उन्होंने जो है वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी और वो थी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उनकी जो तकरीर का मुसव्विदा जब सामने आया है ना, उनके आर्काइव्स में जाके देखें उनकी तकरीर जो लिखी हुई है उन्होंने, तो उसमें वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ये जैसे उनका एक कोट आ रहा है, हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, द काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ अनवारंटेड इन्फ्लुएंस वेदर सॉट और अनसॉट बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। The potential for disastrous rise of misplaced power exists and will persist। ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है दुनिया का जो असला बेचता है और जंगें करवाता है और जंगों से फायदे उठाता है, उसे हमें रोकना होगा। ये जब इनकी जो स्पीच है ना, उसमें असल में इन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स लिख दिया था पहले, फिर कांग्रेस का नाम काटा। वो जो उस दौर के जो कागज हैं, उनकी जो स्पीच है उसमें से वो लफ्ज काटा गया कांग्रेस। फिर एक उसमें और चेंज किया इन्होंने अपने हाथ से, ये उनके आर्काइव्स में, अमेरिका की लाइब्रेरी में ये मौजूद हैं ये। फिर उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको। अच्छा, फिर साइंटिफिक भी निकाला कि भाई ठीक है, और उनका मकसद ये था, ये जो बड़ी किताबें हैं, बड़े आर्टिकल्स हैं कि वो क्या सोचते थे, वो ये उनका ये कहना था कि ये जो बर्बादियां हैं, जो तबाहियां दुनिया में आती हैं, तो उन्होंने कांग्रेशनल लिखा कि सियासतदान भी उसका हिस्सा हैं, जो कि जिनको सबसे ज्यादा जब उनकी कंपेनिंग होती है सदारती, तो चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, चाहे रेतन हो, चाहे वो जनरल, ये सारी जो असलाहसास कंपनियां हैं, ये अपने सदारती उम्मीदवारों को, कांग्रेसमैन को, सबको सबसे ज्यादा फंड भी करते हैं। और ये बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात के साथ इनके राब्ते भी होते हैं। और फिर साइंटिफिक जब लफ्ज काटा तो उन्होंने कहा साइंस की रिसर्च के अंदर भी ये पैसा डालते हैं, ताकि जो जदीद असलहा या टेक्नोलॉजी या आज के दौर में साइबर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले इनके पास टेक्निक आ जाए। ये ड्रोन जो भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब तो बहुत आम हो गए हैं। आप देखें, सबसे पहले तो ये मिलिट्री ने इस्तेमाल करने शुरू किए थे ना ड्रोन्स, बाद में ये टेक्निक है के पास चली गई। उन्होंने कहा ये तो अब बहुत एडवांस हो गई है उनके ड्रोन्स। तो ये जो मिलिट्री, अब ये जो बिल पास हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बिल में सारा असलहा अमेरिकन कंपनीज ही से लेंगे, इसराइल और यूक्रेन और ताइवान। अब जाहिर है ये यूक्रेन को रशिया से खरीदेगा असला, यूक्रेन को दे दिए पैसे, 61 अरब डॉलर आपकी खिदमत में, ज़ेलेंस्की ना चलें। पैसा कहां आएगा वापस?
अमेरिका की असला साज कंपनियों के पास। वो रशिया चाइना से तो नहीं लेगा ना ज़ेलेंस्की अमरीकी इमदाद से। अब जो है वो जो जाएगा इसराइल के पास पैसा, तो वो इसराइल के वापिस हो। इसराइल क्या आपका ख्याल है कि उसको रशिया देगा या चाइना देगा इन हालात में? अमेरिका की मदद है, इमदाद है, अमेरिका के पास वापिस चला जाए। जो पाकिस्तान के पास भी आती थी ना एड, वो बहुत बड़ी तादाद में वापस में लैंड हो जाती थी, अमेरिका में ही लैंड हो जाती थी। ये पाकिस्तानी हमारे जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये उनको वजाहतें करते रहते थे कि आपने इतने पैसे दिए, ये तो आपके पास ही चले गए हैं वापस। वो कहते थे नहीं आपको तो दिए थे, वो कहते हैं आपके पास ही तो गए हैं वापस, ये आप ही के पास तो चले गए हैं। वो कहते नहीं कुछ इसमें से यहां रुक गए। अच्छा, वो कहते थे इतने अरब डॉलर्स दिए हमने, खुद खैर जाहिर इधर गड़बड़ हुई होगी बीच में हिसाब किताब में, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तादाद पैसे की ऐसी थी जो यहां से आके वाया बटंडा दूसरे उसमें से उधर ही पहुंच जाती, लैंड हो जाती थी। तो ये एक हमेशा एक सवाल खड़ा रहा कि यार ये इतना पैसा है तो किधर गया? अभी इसराइल के पास पैसा आ गया तो इसराइल के पास रहेगा आपके ख्याल से? सारा उधर जाएगा, उधर से असला आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो कारोबार है ना जंगों का, ये देखिए एक इलाके में, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा आज मैं इस बात को दोहराता हूं। एक इलाके में एक डॉक्टर हो, एक हकीम हो, और वो हकीम सबको मशवरे देता रहे कि जी आप ऐसा है कि अपनी ज़्यादतीस का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखा करें, शुगर आपको नहीं होनी चाहिए, आपको ये आर्थराइटिस से बचने के लिए आपके कैल्शियम ऐसा होना चाहिए, दूध पिया करें, ये सारे मशवरे देते रहे हकीम और डॉक्टर सारे के सारे। लेकिन अगर सारा मोहल्ला ठीक हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, तो शाम को डॉक्टर मर जाएगा, उसके क्लिनिक पे कौन आएगा? तो जरूरी है कि कुछ लोग बीमार रहें ताकि डॉक्टर का तो घर चलता रहे ना। तो सारे सेहतमंद हो गए तो डॉक्टर गया। एक पुलिस वाला है, थानेदार, उसका यह फर्ज है कि सारे इलाके में जराइम खत्म हो जाएं, सारे कंटुट्टे पकड़े जाएं, सारे जेब कतरे सलाखों के पीछे हों, ठीक है। बाकी बाबुओं को तो हाथ नहीं लगा सकता, नीचे तो पकड़ सकता है ना सबको, लेकिन अगर सबको नीचे पकड़ लेगा वो, तो सबसे पहले उसको इनाम नहीं मिलेगा, उसका थाना बंद हो जाएगा कि जी यहां तो क्राइम ही नहीं है, ये थाना क्यों है? तो क्राइम अगर होता रहेगा तो उसकी नफरी बढ़ती रहेगी, ज्यादा गाड़ियां आती रहेंगी, ज्यादा फंडिंग होती रहेगी, ज्यादा कोई फेरे शेरे लगते रहेंगे, कोई ज्यादा पुलिस मुकाबले होते रहेंगे। ये हर शोबे में ऐसे ही है। कोई वाकयात होंगे तो हमारा चैनल चलेगा ना, वो खबरें आना बंद हो जाएं तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? तो बात ये है, लड़ाइयां होंगी तो फौज होगी ना भाई। हर काम जो अल्लाह ताला अपना करम फजलो करम करे। आपको पता है, अब मुझे क्या मैं बात करूं, तदफीन होती है तो गोरकन के घर में उस दिन बच्चे खाना खाते हैं ना रात को, 2-3 दिन तदफीन ना हो कब्रिस्तान में तो वहां चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया है इस दुनिया का कि यहां एक जगह की बुराई दूसरे जगह की कोई खुशहाली लेकर आती है। अब ये जो सबसे बड़ा शैतानी चक्कर है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा इसमें ऑयल के जो बड़े बड़े, अभी आप देखें ये जो हुआ है ऑयल की, तो हमें पता ही है कि ऑयल के लिए जंगें हुई हैं कितनी, लेकिन जो कोविड है, कोविड में दुनिया मर गई, बर्बाद हो गई, कारोबार खत्म हो गए, अरबपति भी हो गए लोग जिन्होंने वैक्सीन्स बना ली, जिन्होंने, और अरबपति भी हो गए, अरब खरबपति। तो आप देखिए सर, कई ऑर्गेनाइजेशंस बन गई इस दौरान, बड़ी बड़ी।